हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट स्टडीज़। और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ नया सिखाने वाला हूँ, कुछ यूनिक सिखाने वाला हूँ। और जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो एकदम क्रिस्प पढ़ाने वाला हूँ, कंसाइज पढ़ाने वाला हूँ। और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल, योर लवलीस्ट चैनल स्मार्ट स्टडीज़। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में देख लिया था, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर, जिसे हम आज कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे भी, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और ये होने वाला है हमारा पार्ट 2। ये आपको सुनाते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ यार मेरे ख्याल से आपको एकदम डेप्थ में जाके समझ में आ गया होगा। उस पर मैंने आपको एक अच्छा सा सवाल भी करवा दिया। ठीक है, एक क्लास में करवा दिया, एक होमवर्क दे दिया, उसको कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। यार देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीनों लॉज में से सेकंड लॉ है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फर्स्ट और थर्ड नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बट मैं ऐसा बोलूँगा कि फर्स्ट और थर्ड लॉ जो है ना, ये थ्योरेटिकल है। मतलब इनकी अगर आप एक बार डेफिनेशन देख लोगे, थोड़ा बहुत समझ लोगे, दिमाग में रख लोगे, काफ़ी है। बट सेकंड लॉ आपको एकदम डीपली समझ में आना चाहिए। मैंने वही कोशिश करी आपको एकदम डीपली समझाने की। ठीक है, अभी मैं थर्ड लॉ पे आ जाता हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम अपने पास उतना है नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। न्यूटन के थर्ड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ बोला, बहुत सारे लोगों को जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद था, सेकंड लॉ याद था, वैसे ही उनको थर्ड लॉ भी याद होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है वो होता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस वो यहीं पे आके स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको बस ये डेफिनेशन रट गई है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लास 9th की यही लिखा हुआ है। ठीक है, और जनरली लोग भी यही बताते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब जो आप एक्शन करोगे उसी का उतना ही रिएक्शन होगा, उतना ही अपोजिट में होगा। सिंपल, हर किसी को समझ में आता है। ठीक है, बट मैं आज आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन, ये जो बात है, ये इनकम्प्लीट है। ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही भी नहीं है, जैसे हमने सेकंड लॉ पे बात करी थी। ठीक है, देखिए, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बात बिल्कुल ठीक है। बट एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब यही डेफिनेशन होती है न्यूटन थर्ड लॉ की, कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एट द सेम टाइम। मैंने तभी यहाँ पे अंडरलाइन किया है। ठीक है, मतलब आप लोग क्या करते हो, जनरली ये एट द सेम टाइम वाली लाइन भूल जाते हो। ठीक है, ये आपको कोई बताता नहीं है, टीचर वगैरह भी नहीं बताते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, बिल्कुल होता है। बट वो सेम टाइम पे होता है, सेम समय पे होता है, सेम जगह पे होता है। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, आप कोई भी एक्शन करोगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बट सेम टाइम पे मिलेगा। ठीक है, उसी वक्त मिलेगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, पंचिंग अ बॉल, आप दीवार में घूसा मारते हो। ठीक है, तो आप जैसे दीवार में घूसा मारते हो, तो आपने घूसा मारा एकदम दम से। ठीक है, तो आपको तुरंत ही तो हाथ में दर्द हुआ। इसका मतलब पहली बात तो आपने घूसा मारा दीवार में दम से। ठीक है, तो आपके हाथ में लगी, क्यों लगी? क्योंकि जितना फोर्स आपने दीवार की तरफ लगाया, उतना ही फोर्स दीवार ने आपकी तरफ लगाया। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हुई। ठीक है, बट वो ऐसा थोड़ी ना हुआ कि आपने मारा उस टाइम, उस समय तो आपको कुछ नहीं हुआ, उसके 1 घंटे बाद आपको दर्द होने लगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जैसे ही मारा, उसी इंस्टेंट पे आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फील हुआ, और सेम टाइम पे फील हुआ। ठीक है, सेम समय पे। ठीक है, मतलब जैसे ही आपने मारा, आपको वैसे ही दर्द हुआ। ठीक है, इसलिए मैंने एट द सेम टाइम वाली बात लिखी है। लड़ाई करना, जब हम लड़ाई करते हैं, हम किसी ने हमें बहुत जोर का चाटा मार दिया। ठीक है, तो हमें दर्द उसी टाइम तो होगा। अब जिसने हमें चाटा मारा उसके हाथ में भी लगी है, बट हमें ज़्यादा लगी है। बट दोनों को एग्जैक्टली लगी है, वो तो जगह जगह का फ़र्क है। ठीक है, हमारे गाल पे लगी इसलिए हमें ज़्यादा फील हो रहा है, उसके हाथ पे लगी है, बट फोर्स उतना ही लगा है दोनों तरफ से, और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, बट सेम टाइम पे हुआ है सब कुछ। ठीक, इस तरीके से। इसे हम कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एट द सेम टाइम, दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। ये रहे इसके एग्जांपल। ठीक है, यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत बार आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि बता दो एक्शन रिएक्शन पेयर का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन पेयर, देखो सिंपल, एक्शन रिएक्शन से आप क्या समझ रहे हो कि फोर्सेस ही तो होंगी। आपने दीवार पे फोर्स लगाया, दीवार ने आपके ऊपर फोर्स लगाया। आपने किसी को चाटा मारा, उसने आपको चाटा मारा। ठीक है, मतलब वो वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे दीवार वाला एग्जाम्पल लेते हैं, आपने दीवार पर घूसा मारा। ठीक है, तो जैसे ही आपने घूसा मारा, आपको वैसे ही फील हुआ, यानी कि एक्शन का रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो वो किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने फोर्स लगाई, दीवार ने भी फोर्स लगाई। तो पेयर यहाँ पे किसका होगा? फोर्सेस का पेयर होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट वही यही है कि फोर्सेस का होता है पेयर। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर में कोई पूछे पेयर किस चीज का होता है, ठीक है, लड़के लड़की का होता है, लड़कों लड़कों का होता है, लड़की लड़की का होता है, भाई बहन का होता है,
हस्बैंड वाइफ का होता है, नहीं। यहाँ पर जो पेयर होता है वो फोर्सेस का पेयर होता है, ठीक है। मतलब एक फोर्स अगर ऐसे लगी तो दूसरी फोर्स ऐसे लगेगी, ठीक है। और वो सेम तरह की होगी, सेम मैग्नीट्यूड की होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगली चीज़ यही है, ठीक है। दोनों फोर्सेस सेम टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर पहली फोर्स लगी है mg, ठीक है, नीचे की तरफ अगर mg लगी है तो ऊपर की तरफ भी अगर mg लगेगी तब जाके वो एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाएंगे, ठीक है। दोनों फोर्सेस अपोजिट होने चाहिए। पहली बात भाई अपोजिट तो होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन एक्शन रिएक्शन है तो अपोजिट तो होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि mg नीचे की तरफ लगा है तो ऊपर की तरफ जो है वो कैपिटल mg लग गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर की तरफ स्मॉल mg ही लगेगा। नीचे की तरफ अगर 10 न्यूटन लगा है तो ऊपर की तरफ भी 10 न्यूटन ही लगेगा। और ये सेम तरह के फोर्सेस होंगे। ऐसा नहीं है कि ये mg हो ये नॉर्मल हो, ऐसा नहीं है ये mg हो ये टेंशन हो, ऐसा नहीं है ये नॉर्मल हो ये टेंशन हो, ठीक है। सेम तरह के फोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर दो फोर्सेस तभी बनते हैं जिसमें सबसे पहली बात एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा फोर्सेस का होता है, ठीक है। दूसरी बात दोनों फोर्सेस सेम टाइप के होने चाहिए, तभी वो एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाएंगे। जैसे नॉर्मल और mg कभी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते, mg और mg हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, ठीक है। और टेंशन और नॉर्मल कभी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे, क्योंकि सेम तरह के फोर्सेस नहीं है, ठीक है। दोनों फोर्सेस अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। दोनों फोर्सेस अपोजिट, अगर एक फोर्स नीचे लगा तो दूसरा फोर्स ऊपर, एक फोर्स आगे लगा तो दूसरा फोर्स पीछे, एक फोर्स अगर दाएं लगा तो दूसरा फोर्स बाएं, ठीक है, इस तरीके से। और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो एक्चुअल में सेम होगा ही, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है, कि एक्शन रिएक्शन पेयर दो फोर्सेस तभी कहलाएंगे, ठीक है। पहली बात कोई दो फोर्सेस होंगे, पहली चीज़ मेरे साथ रिपीट करो, पहली चीज़ उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरी चीज़ उनका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तीसरी चीज़ वो सेम तरह के फोर्सेस होने चाहिए। mg है तो दूसरा वाला भी mg है, नॉर्मल है तो दूसरा वाला भी नॉर्मल होना चाहिए, अगर टेंशन है तो दूसरा वाला भी टेंशन होना चाहिए, ठीक है। अगर स्प्रिंग फोर्स है तो दूसरा वाला भी स्प्रिंग फोर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि mg और नॉर्मल को तुम एक तरीके से एक्शन रिएक्शन पेयर कह दो, नॉर्मल और टेंशन को एक तरीके से एक्शन रिएक्शन पेयर कह दो, ठीक है। सिंपल एक तरह के फोर्सेस होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, तब जाके वो एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक तरीके से क्लियर हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ भी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से फील आई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड इक्विलिब्रियम। हाँ तो भाई अब चलते हैं इस चैप्टर में हम और आगे और डिटेल में चीज़ों को समझते हैं और सारे क्वेश्चंस करते हैं और थ्योरी पे काम करते हैं, ठीक है। तो अभी तक के इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखा, फोर्सेस को लगाने का तरीका देखा कि कैसे लगाते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है, कौन सी फ़ोर्स की क्या डेफिनेशन होती है, कौन सी फ़ोर्स कहाँ से आती है, हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने न्यूटन के तीनों लॉज़ के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। फिर हमने इम्पल्स वगैरह के बारे में भी डिस्कशन किया, ग्राफ वगैरह भी देखे, ठीक है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है इक्विलिब्रियम एंड एफबीडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पहले से ही लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं लिखता फिर समझाता उसमें टाइम लग जाता, तो इससे अच्छा मैं लिख के आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इक्विलिब्रियम की, ठीक है, इक्विलिब्रियम और एफबीडी क्या होते हैं, सबसे पहले ये भूल जाओ, इक्विलिब्रियम पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम से हमको क्या समझ में आ रहा है, इक्वल, इक्वल मतलब सेम, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि यार कहीं ना कहीं जब सेम तरह के फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों तो उनका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि अगर नेट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, अगर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, अगर हम उनको जोड़ें तो आंसर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पे। तो मैंने डेफिनेशन में भी ये लिखा है, इफ़ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज ज़ीरो देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, सिर्फ फोर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है जैसे ये बॉडी है, ठीक है, तो इस पर एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर इसके ऊपर सिर्फ इधर की तरफ फोर्स लग रहा होता तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती, या फिर इसके ऊपर सिर्फ इधर की तरफ फोर्स लग रहा होता तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस बात का हमेशा ध्यान रखना आप कि उसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले फोर्स के बराबर होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, दाएं वाला फोर्स बाएं वाले फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जैसे ये जो मेरा पेन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से खींच रहा हूँ एक फोर्स लगा के, ठीक है, यहाँ से मैं एक फोर्स लगा के इसको खींच रहा हूँ इधर की तरफ, और वही फोर्स मैंने इधर भी लगा दिया, तो आपको दिख रहा है कि ये पेन मूव नहीं कर रहा है, ठीक है।
ये पेन क्या किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि जितना फोर्स इधर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स मैं इधर की तरफ लगा रहा हूँ, उसके कारण ये जो पेन है ये रुक गया एक जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है इक्विलिब्रियम का कि कोई बॉडी के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो है, ठीक है। इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि कोई बॉडी जो है, ये हमारा ग्राउंड का रिप्रेजेंटेशन होता था, कोई बॉडी जमीन पे रखी हुई है, ठीक है, जैसे ये जो मेरा, ठीक है, जैसे ये बोर्ड जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है, या फिर मान लो ये जो है ढक्कन ये जमीन पे यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, बोर्ड इसकी जमीन है, ग्राउंड है, ठीक है। तो सिंपल ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा एक तरीके से ढक्कन है, ये जो है ये यहाँ पर हमको इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमको इक्विलिब्रियम में कैसे दिख रहा है, ये ना इधर जा रहा है, ना उधर जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि नीचे लग रहा है mg और उसको काउंटर कौन कर रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, जिसके कारण हमको ये इक्विलिब्रियम पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये मास m को इसकी तरह ट्रीट करूँ, ठीक है, तो नीचे की तरफ इसका mg लग रहा होगा, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। उसी कारण ये जो हमारा ब्लॉक है ये एक तरीके से हमको इक्विलिब्रियम पे दिखाई दे रहा है, मूव नहीं कर रहा। और इक्वेशन क्या लिखेंगे, mg बराबर नॉर्मल। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये mg और नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर है? अगर हैं तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका आंसर आप हमको कमेंट में करना है, ठीक है। तो एट द एंड बस आपको इतना ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम पे कोई भी बॉडी तभी होगी जब उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। इसका मतलब दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है FBD, ठीक है। बहुत सारे लोग ये FBD के नाम से घबरा जाते हैं कि सर ये FBD क्या होता है। FBD कुछ नहीं होता है, ठीक है, इसी को FBD बोलते हैं। कुछ समझे? इसी को FBD बोलते हैं। मतलब FBD का मतलब पहली बात देखो, FBD की फुल फॉर्म समझो आप, ठीक है। FBD की फुल फॉर्म होती है F फॉर फ्री, B फॉर बॉडी, D फॉर डायग्राम। मेरे साथ रिपीट करो, F फॉर फ्री, B फॉर बॉडी, D फॉर डायग्राम, ठीक है। FBD स्टैंड्स फॉर फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। FBD जो होती है वो फ्री बॉडी डायग्राम उसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। बाकी जो इसका मतलब होता है FBD का वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमें कोई भी बॉडी दे दी जाएगी, हमें क्या दिया जाएगा, इसकी FBD बना के दिखाओ, ठीक है। FBD बनाने का मतलब ये होता है किसी भी बॉडी पे लगने वाले, जिस बॉडी की FBD बनाने को बोला जाए, ठीक है, तो जिस भी बॉडी की FBD को बनाने के लिए बोला जाए, ठीक है, उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होते हैं जब हम उनको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं उसी को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये बॉडी है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इसकी FBD बनाओ, तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम FBD बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा एक तरीके से, यहाँ पर पहले जो लिखा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, किसी भी बॉडी पर जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबको एक साथ एक ही डायग्राम में दिखाना ही FBD है, ठीक है। मतलब किसी भी बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, दाएं वाला फोर्स, बाएं वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, उन सबको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो जब हम एक ही डायग्राम में दिखा देते हैं उसी को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे कि हमको बोल दिया जाए, ठीक है, कि यहाँ पर एक तरीके से मास m रखा हुआ है, ठीक है, ये जमीन पर रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे से ऐसा बोल दिया सर ने मेरे, ठीक है, कि इसकी आप FBD बना के दिखाओ, ठीक है, FBD बना के दिखाओ। तो इसकी FBD पता है हम कैसे बनाएंगे? सिंपल ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर हम मास m रखेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ लग जाएगा mg, और दूसरा फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा नॉर्मल, क्योंकि ग्राउंड से नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी FBD, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो नॉर्मल होगा वो mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अगर ये ब्लॉक हवा में उड़ रहा होता तो नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाती, mg ही सिर्फ आता, ठीक है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्मल तभी तक एक्ट करता है जब तक वो कांटेक्ट में हो, इसलिए हम इसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो नॉर्मल की वैल्यू 0 होगी, नॉर्मल नहीं लगेगा। और mg हमेशा लगता है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ हमेशा mg लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से जो मतलब जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इक्वेटर पे अलग होता है जी की वैल्यू, और ठीक है, नॉर्थ वो पोल्स पे अलग होती है, उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, कभी भी इक्विलिब्रियम बोला जाए नेट फोर्स 0 कर दो, कभी भी FBD बनाने को बोला जाए तो उस बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनको दिखा दो। जैसे जैसे इसकी FBD बनाने को बोला तो नीचे की तरफ mg लगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग गया, बात खत्म, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी मैंने ये मास m की FBD बना दी, ठीक है, सिंपल। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इस पे आपको थोड़े से सवाल करवाता हूँ, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। थोड़ा सा FBD बनाना सिखाता हूँ, कुछ इक्विलिब्रियम के सवाल करवाता हूँ, और फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया है, मेक FBD एज्यूमिंग ऑल बॉडीज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमको बेसिकली कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिनमें हमको FBD बनानी है, और साथ ही साथ हमें ये मानते हुए चलना है कि सारी बॉडीज इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मास m1 है, मास m2 है, ये दीवार है,
मास m3 है, मास m1 है, मास m2 है, ये दीवार है, ठीक है। ये वाला होमवर्क में है, ये वाला आपको अभी करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर m1 की FBD बनाते हैं, ठीक है। तो m1 की अगर हम बात करें FBD, तो सबसे पहले वही वाली फोर्स लगेगी m1 इंटू जी, ठीक है। ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ से कुछ लोग यही बना के आगे बढ़ जाएंगे और कहेंगे कि सर सही है, ठीक है। बट इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो m1 है वो सिर्फ ग्राउंड के साथ ही कांटेक्ट में नहीं है, वो m2 के साथ भी कांटेक्ट में है, ठीक है। तो उसको एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा m2 की वजह से। किस तरफ लग रहा होगा? इस तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम m2, ठीक है। इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आ गए m2 की तरफ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहला फोर्स m2 इंटू जी, ठीक है। दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तीसरा फोर्स सिंपल, अब यहाँ पर पहला फोर्स तो इसकी वजह से लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल फ्रॉम m1, ठीक है। और चौथा फोर्स दीवार की वजह से भी लगेगा इसकी तरफ, ठीक है, क्योंकि दीवार के साथ ये m2 जो है ना, ये ज़मीन के साथ भी कांटेक्ट में है, m1 के साथ भी कांटेक्ट में है और दीवार के साथ भी कांटेक्ट में है। जिसके साथ कांटेक्ट में होगा उस तरफ से इसके तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल फ्रॉम वॉल, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली FBD फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, किसका? इस पूरे स्ट्रक्चर का, ठीक है, इस पूरे सवाल का। इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क में दे दिया है, ठीक है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको होमवर्क में है, m1 m2 m3 है। यहाँ पर आपको सभी की FBD बनानी है, मतलब आपको m1 की पहले ऐसे FBD बनानी है, फिर m2 की बनानी है, फिर m3 की बनानी है, ठीक है। ये आपको घर से करना है, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और इस चैप्टर में आपकी जो ग्रिप है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, ठीक। चलिए यार, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक मैं करके दिखा रहा हूँ, एक आप होमवर्क में करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको 2 मास दे रखे हैं, m1 m2, और ये दे रखी है दीवार, ठीक है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना आप, ठीक है, कि जो m1 वाला है वही दीवार के साथ कॉन्टैक्ट में है, m2 वाला नहीं है, ठीक है। और होमवर्क में जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें तीनों ही कॉन्टैक्ट में है दीवार के साथ, और m1 m2 m3 इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सबकी FBD बनानी है, ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेम तरह का ही है, बल्कि ये ज़्यादा टफ है उससे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें m1 वाले मास की, इसकी FBD बनाते हैं, ठीक है। तो पहली फोर्स नीचे लग रही होगी m1 इंटू जी, ठीक है। पहली फोर्स नीचे लग रही होगी m1 इंटू जी। दूसरी फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है। तीसरी फोर्स इसके लिए लग रही होगी, ये दीवार के साथ भी कॉन्टैक्ट में है, तो नॉर्मल फ्रॉम द वॉल, ठीक है। और चौथी फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी, कौन सी लग रही होगी, क्योंकि ये m2 के साथ भी कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इसके ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम m2, है ना। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम m2 लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम m2, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम m2 लग रहा होगा इसकी तरफ। और क्या लग सकता है? और क्या लग सकता है? और कुछ नहीं लगेगा, बस इतना ही लग रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं m2 वाले मास की बात करूं, ठीक है, m2 वाले मास की बात करूं, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? सबसे पहले m2 इंटू जी, फिर लगेगा नॉर्मल फ्रॉम m1, क्योंकि m1 के साथ कांटेक्ट में है। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड ही लगा देंगे। क्यों लगाओगे m2 पे नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड? नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड तो तभी लगेगा ना जब ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता। m2 तो m1 के साथ कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड इस पे नहीं लगेगा, इस पे सिर्फ नॉर्मल फ्रॉम द m1 लगेगा, ठीक है। नॉर्मल फ्रॉम द वॉल भी कुछ लोग लगा देंगे। क्यों लगाओगे? दीवार के साथ तो कांटेक्ट में है ही नहीं, जिसके साथ कांटेक्ट में होगा उसी के साथ वाला नॉर्मल हम लगाते हैं हमेशा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और कोई फोर्स इस पे लग सकता है क्या? और कोई फोर्स लग सकता है इस पे? सोचो सोचो सोचो, और कोई फोर्स लग सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता और कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर ध्यान में रखना होता है, ठीक है। एक फोर्स m1 पे और लग सकता है, ठीक है, लेकिन m1 पे लगने वाले हम जितने फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो m1 पे तो लग रहा है, एक फोर्स m2 इंटू जी भी लगेगा इसके ऊपर, है ना। तो वो इधर की तरफ लगेगा, m2 इंटू जी, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा क्रिटिकल सवाल है, बस आप सोचिएगा, ठीक है। और इसमें अगर कुछ मिस्टेक हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, तो कमेंट करिएगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसी तरीके से सवाल होगा ये, ठीक है। और अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पर डाउट होगा कि सर देखो, हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, अगर मैं इस वाले के लिए इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखूँ, ठीक है, तो मेरे को साफ साफ दिखेगा ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्योंकि ये वाई एक्सिस में तो मूव कर नहीं रहा है, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फ्रॉम M2 प्लस M1 इंटू जी, ठीक है, प्लस M2 इंटू जी विल बी इक्वल टू नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। एक तरीके से ये लग रहा होगा फोर्स, ठीक है, अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं। बट नॉर्मल वाला फोर्स जो है ना वो इंटरनल हो गया, क्योंकि नॉर्मल फ्रॉम M2 जितना लगा नॉर्मल फ्रॉम M1 भी उतना ही लग गया, तो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फ्रॉम M2 विल बी जीरो अगर हम कंप्लीट सिस्टम के लिए बात करें तो, ठीक है। बट एक इक्वेशन तो ये बन गई, बट ये तो हो गई वाई डायरेक्शन में, जो कि ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल फ्रॉम द वॉल ने तो इसको इधर की तरफ एक्सीलरेट कर दिया, तो वो कैसे हुआ, ठीक है। तो वो ऐसे इसी वजह से हुआ, ये इधर की तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ से इसको एक फ्रिक्शन भी ऑफर हो रहा होगा, ठीक है। बट अभी हमने फ्रिक्शन पढ़ाया नहीं है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, अभी हमने वो चीज़, ठीक है, पढ़ाई नहीं है, इसलिए हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। इधर की तरफ से जो फ्रिक्शन लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन बराबर होगा नॉर्मल फ्रॉम द वॉल के, ठीक है। इसी कारण ये जो M1 वाला ब्लॉक है ये रेस्ट पे बना हुआ है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना कि वैसे अभी फ्रिक्शन के ऊपर तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। बाद में जब मैं फ्रिक्शन पढ़ा दूंगा तब ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप बस FBD बनाना सीखो, इस चीज़ को फील करो मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे सिखा रहा हूँ आपको, इस चीज़ को समझो और बस आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली थर्ड वाला क्वेश्चन। इस फोर्थ वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क से करके आना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चाहे जेई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, स्पेशली जेई मेंस में, ठीक है। तो अगर कोई जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई जेई एस्पिरेंट है, तो वो इस क्वेश्चन को तो गलती से भी स्किप ना करे, क्योंकि मुझे खुद याद है जब मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया था तब ये सवाल आया था, ठीक है। तो इसको फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले ये सवाल क्या कह रहा है, देखो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये पहली बात तो ये सीलिंग है, ठीक है, ये छत है आपकी, यहाँ पर एक रस्सी लटकी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक रस्सी लटकी हुई है और यहाँ पर एक मास भी लगा हुआ है उस रस्सी से, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा जाता है, ठीक है, समझना क्वेश्चन को समझना, हमसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बता दो हमने इस मास को कितनी फोर्स से खींचा, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से हमारी सीलिंग है, ये रस्सी है, यहाँ पर मास लटका हुआ है, तो हमने इस मास को कितनी फोर्स से खींचा जिससे कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे बना रहे, ठीक है। मतलब हम कितनी फोर्स लगाए जिससे कि जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब मास m जो है ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो हमसे वही सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि हम इतनी कितनी फोर्स लगा दें, फाइंड F सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिससे ये मास m का ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी FBD बनाओ, ठीक है। FBD कैसे बनाओगे, ठीक है, इसी डायग्राम को मैं यहाँ भी बना लेता हूँ एक बार, इसको आप अच्छे से समझ लेना, फिर एक होमवर्क दूंगा इसी से मिलता जुलता। ये एक तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा मास m है, ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पर फोर्स F लग रहा है, ठीक है। तो एक बात का आप यहाँ पर ध्यान दो, FBD बनाने में हम किसकी FBD बनाएंगे, मास m की बनाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे। तो सबसे पहले नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है, नीचे लग गया mg। उसके बाद रस्सी से जुड़ा हुआ है, कभी भी रस्सी से जुड़ा होगा तो क्या लगेगी, टेंशन लगेगी। टेंशन कैसे लगती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, सब कुछ सिखा चुका हूँ। तो इधर की तरफ लग जाएगी टेंशन, ठीक है। ये वाला एंगल हमको सवाल में थीटा दे दिया, ठीक है। इस पे डेटा दे के वो पूछ लेगा, मास m दे देगा, थीटा दे देगा, ठीक है। मैं बस आपको जनरल क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि डेटा कोई भी आ जाए आप करके ले जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इक्विलिब्रियम पे साबित करना है, ठीक है। mg लगा दिया, f तो लग रहा था, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब t का कंपोनेंट करोगे, वेक्टर में हमने सीखा था इधर की तरफ t cos थीटा, एक इधर की तरफ t sin थीटा, t cos थीटा ऊपर, t sin थीटा पीछे, ठीक है। इस तरीके से एक बार फिर से बता देता हूँ, ये हमने कंपोनेंट कर लिया, t cos थीटा, t sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आ गया कि क्या हो गया भैया, जो t cos थीटा है ना, क्योंकि ये मास है इक्विलिब्रियम पे, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स, बाएं वाला फोर्स बराबर दाएं वाला फोर्स, ठीक है। तो t cos थीटा जो है ये बराबर हो गया किसके, mg के, ठीक है। और जो t sin थीटा है ना, ये बराबर हो गया किसके, f के, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को चाहे तो आप डिवाइड कर दो, नहीं तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो अगर डेटा दे रखा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इनको डिवाइड करूँ तो जो कॉट थीटा है, ठीक है, इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, कॉट थीटा बराबर आ जाएगा mg बाय एफ के, और टेन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा आ जाएगा f बाय एम जी के। यानी कि जो f की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, mg टेन थीटा, सिंपल, ठीक है।
यानी कि कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ताकि ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, mg tan थीटा, ठीक है। वहाँ पर आपको डेटा दे देगा, थीटा दे देगा, मास दे देगा, जी की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इस फोर्स को निकाल लोगे, ठीक है। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, ठीक है, जिससे कि आप सवाल करके ले आओ, ठीक है। और पहली बात तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई हमने कैसे सॉल्व किया, ठीक है। सबसे पहले ये इक्विलिब्रियम पे दिया था तो टी कॉस थीटा बराबर mg, टी साइन थीटा बराबर f, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, कॉट थीटा बराबर mg बाय f, तो इसका उल्टा टेन थीटा बराबर f बाय mg, तो f की वैल्यू आ जाएगी mg tan थीटा। यही वो फोर्स होगी जो कि रिक्वायर्ड होगी इस मास m को इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने पेपर दिया था जेई का तब f की वैल्यू उन्होंने क्यू ही दी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर आपसे टेंशन पूछ ले, ठीक है, तो टेंशन कैसे निकालोगे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आपसे यहीं पे उसने टेंशन पूछ लिया, ठीक है, तो क्या करो, इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दो, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर प्लस फर्स्ट स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर, मैं नीचे लिख देता हूँ यार, यहाँ पे जगह नहीं बची है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया तो आपकी एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। बट कोई आपसे यहाँ पर टेंशन पूछ ले, जो कि जनरली पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर क्या करोगे, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दोगे, मतलब सेकंड स्क्वायर प्लस फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, ये आप कर दोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर मल्टी टी कॉमन आ गया, उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। एम जी का होल स्क्वायर था, वो एम स्क्वायर जी स्क्वायर मैंने कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से सवाल हम लोग करते हैं, यही तरीका होता है सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। टेंशन निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, फोर्स निकालना आपको आना चाहिए, यही सब पूछा जाता है, ठीक है। और पूछने को तो वो कुछ भी पूछ ले, आप आराम से कर ही लोगे, ठीक है। अब मैं इसको एक तरीके से आपका डेटा दे के आपको सवाल दे देता हूँ, जिससे कि आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर सको, ठीक है। डेटा दे देता हूँ फटाफट से, खुद से सॉल्व करके लेके आना, ठीक है। ये भी मिटा देता हूँ। फाइंड एफ सो दैट मास एम, एम की जगह कुछ रख देता हूँ, ठीक है। मास एम की मैं वैल्यू देते रहा हूँ, थीटा में दे दे रहा हूँ, आप एफ निकाल के लेके आना, ठीक है। सो दैट ब्लॉक ऑफ मास एम इज इक्वल टू 10 किलोग्राम एट इक्विलिब्रियम, और मेरे को थीटा और देना पड़ेगा, तो मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पर 20 डिग्री दे दी, नहीं 30 डिग्री दे दी, ठीक है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, जी की वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दी, और मैंने यहाँ पर जो मास है वो आपको 10 kg दे दिया, ठीक है। अब ठीक है, अब आपको यहाँ पर निकालना है, एफ निकाल लो और टेंशन भी बता देना, ठीक है। फोर्स और टेंशन निकालनी है आपको, ठीक है, जो मैंने अभी निकाल के दिखाया था। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, जी की वैल्यू 10 है, मास की वैल्यू 10 किलोग्राम है, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, इसको आप घर से करके लेके आना, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो ये वाला टॉपिक है ये खत्म होता है। अभी मैं देख लेता हूँ एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो यार अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एफबीडी और इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसा ही है कुछ, ये ऊपर की आपकी दीवार है, सीलिंग है, ठीक है। यहाँ से हमने एक रस्सी डाली, यहाँ से हमने एक रस्सी डाली, और इन दोनों रस्सियों से बांध दिया मास एम को और ऐसे लटका दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सवाल भी बहुत रिपीटेटिव मोड में पूछा जाता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड्स में आए दिन पूछते रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम करने का तरीका सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई साहब, वही चीज़ यहाँ पर बोल दी, ठीक है, कि जो ये मास एम है ये इक्विलिब्रियम पे है, ये जो मास एम है ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। और इसको फिर एनालिसिस करके दिखाओ कि इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसका हम एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये मास एम है, अगर मैं आपसे मास एम की एफबीडी बनवाऊँ, ठीक है, तो सबसे पहले मास एम पे नीचे लगेगा एम जी, ठीक है। पहली वाली स्ट्रिंग है, इसको मैंने स्ट्रिंग 1 बोल दिया, इसको मैंने स्ट्रिंग 2 बोल दिया, ठीक है। तो इसकी तरफ से लगेगा टेंशन, स्ट्रिंग की तरफ कितना लगेगा, T1। मान लिया टेंशन इन स्ट्रिंग 1 T1 था, तो T1 हो गया, ठीक है। फिर दूसरी स्ट्रिंग की तरफ भी लगेगा,
इसको ही मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, T2 मान लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ यार, हमने देखा, ठीक है, कि ये वाला एंगल θ1 था, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर गौर से देखूंगा, ठीक है, तो मेरे को दिखेगा कि अगर ये वाला एंगल θ1 है, तो मैं अगर यहाँ पर लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी θ1 हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स है, ये वाला एंगल θ2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर T1 लग रहा है, यहाँ पर भी T1 लग रहा है, यहाँ पर T2 लग रहा है, ये हमने निकाल के दिखा दिया, ठीक है। तो θ1 कौन सा हो जाएगा, ये वाला θ1 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर देखा अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि T1 का पहला कंपोनेंट इधर आ जाएगा, T1 cos θ1, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा T1 cos θ1 T1 sin θ1, ठीक है। इधर का भी वैसा ही होगा, इधर की तरफ पहला कंपोनेंट इधर आ गया था, पहला कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा T2 cos θ2, और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा T2 sin θ2। अब हमको मास m जो है वो क्या दे दिया है, इक्विलिब्रियम पे दे दिया है, ठीक है। और अगर इक्विलिब्रियम पे दिया है तो हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ठीक है। तो लेफ्ट वाला बराबर राइट वाला करोगे तो क्या मिल जाएगा, T1 cos θ1 विल बी इक्वल टू T2 cos θ2, पहली इक्वेशन मिल गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन तुम्हें क्या मिल जाएगी, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी कि mg विल बी इक्वल टू T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2, T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2। बस यही है हमारा क्वेश्चन, खत्म यहीं पे, ठीक है। अब वो यहाँ पर आपको मास दे देगा, वो यहाँ पर आपको θ1 θ2 दे देगा, आपसे सॉल्व करवा लेगा, ठीक है। बस डेटा के ऊपर ही सब कुछ बचेगा, फिर आपसे T1 और T2 पूछ लेगा, ठीक है। जनरली इस क्वेश्चन में हमसे T1 और T2 ही पूछा जाता है, ठीक है। θ1 θ2 और मास दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये तरीका आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको मेरा कराने का सिंपल सा मोटिव ये भी है कि आपको एफबीडी बनाना आ जाए, आपको एंगल्स तोड़ना आ जाए, ठीक है। जनरली इस चैप्टर में हम एंगल को, मतलब पता है ना, पूरी फिजिक्स में हम लोग एंगल को इसी तरह से तोड़ते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये तोड़ने का होता है, पहला तरीका ये होता है, ठीक है। तो जनरली अपोजिट एंगल से ही हमारा काम हो जाता है, उतनी ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगती है, बट जितनी लगती है मैंने आपको समझा दी। और इन दोनों क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला और उसके पहले वाला हमने बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको फटाफट से θ1 θ2 और मास दे देता हूँ, जिससे कि आप होमवर्क में करके लेके आओ और उसका आंसर आप करो कमेंट में, ठीक है। इसको इस तरीके से करते हैं, समझ लो। अब मैं आपको फटाफट से एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट से एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में कि मान लो ये हमारी सीलिंग है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई एक मास है जिसका मास है 10 किलोग्राम, और ये दूसरी वाली सीलिंग है, मतलब दूसरी वाली स्ट्रिंग है, ये पहली वाली स्ट्रिंग है, ये पहली वाली स्ट्रिंग है, ये दूसरी वाली स्ट्रिंग है। ये वाला जो है एंगल, ये है 45 डिग्री, ये वाला भी एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। ये मास है 10 kg। अब हमसे पूछ लिया फाइंड टेंशन इन फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। हमें टेंशन निकालनी है फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग में, आप आराम से निकाल लेना, ठीक है। इसका आंसर बहुत प्यारा आ जाएगा आपका, क्योंकि डेटा सेट है। जी की वैल्यू को आप यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना, ठीक है। और ये है आपका छोटा सा प्यारा सा होमवर्क, ठीक है। इस तरीके से हम इन सवालों को करते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही करना है, ठीक है। बस आप एंगल वेंगल खुद से तोड़िएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन खुद से लगाइएगा। और एक चीज़ और, जो 10 किलोग्राम वाला मास है वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। कहीं कोई कहे सर आपने इक्विलिब्रियम पे नहीं दिया, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम पे तो आपको सब कुछ सॉल्व करके हमें दिखाना है, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे सामने और आता है, ये वॉल है, ये ग्राउंड है, m1 मास है, m2 मास है, रस्सी से बंधे हुए एफबीडी बना के बता दो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम m2 की एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। तो m2 में पहले लग रहा होगा नीचे m2 इंटू जी, ठीक है। और इस वाली रस्सी की वजह, m2 की वजह से इस वाली रस्सी में टेंशन आएगा, ये हो जाएगा थोड़ी देर के लिए T2, ठीक है। ये हो गई m2 वाले की बेसिकली क्या, m2 वाले की एफबीडी, ठीक है। अब हम बनाते हैं m1 वाले की एफबीडी। m1 वाले की एफबीडी बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना है,
सबसे पहले M1 पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ M1 इंटू जी, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, M1 की वजह से इस वाली रस्सी में टेंशन आएगा, M2 की वजह से भी इस वाली रस्सी में टेंशन आएगा, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल T बोल देंगे, ठीक है, कैपिटल T, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, यही तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन करने का, ठीक है। बाकी एक तरीका और होता है इन सवालों को करने का, अगर हमसे पूछ लिया जाए बताओ नेट टेंशन कितना होगा इस वाली रस्सी में, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एक पूरा सिस्टम मान के ट्रीट कर लूँ, कोई ऐसा मास जो कि सम है M1 प्लस M2 का, ठीक है, M1 प्लस M2 है बेसिकली ये कैपिटल M, और ये बना हुआ है इस रस्सी से, तो यहाँ पर इसमें टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी M1 प्लस M2 इंटू जी, ठीक है। तो ये सिस्टम मान के भी आप कर सकते हो, इस वाली रस्सी में जो टेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी M1 प्लस M2 इंटू जी, ठीक है। ये तरीका होता है करने का सवालों को। आप कभी कभी सिस्टम मान के भी कर सकते हो और FBD बना के भी कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया होमवर्क में, ठीक है, ये सवाल आपका होमवर्क में, इसको आप घर से करके लेके आना और समझना कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यार लगे हाथों में एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आगे चल के आपकी यूज़ में आएगी काफ़ी ज़्यादा और आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बार बार क्या वीडियो स्टॉप करूँ मिटाने के लिए, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वो है पुली, ठीक है, पुली क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी हेडिंग में बाद में चेंज कर दूंगा, अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, पुली की, ठीक है। पुली यार वैसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। पुली जो हम बेसिकली ऐसे गांव वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो जो हम बेसिकली वहाँ से पानी निकालते हैं ना कुएं से, ऐसे खींच खींच के एक गोल गोल सी चीज़ होती है, ऐसे एक साइड रस्सी होती है, एक साइड बाल्टी होती है, ऐसे खींच खींच के हम एक तरीके से क्या करते हैं, पानी निकालते हैं कुएं से। तो वो हम किसकी मदद से निकालते हैं, पुली की मदद से, ठीक है। ये दिखने में कुछ इस तरीके की होती है, गोल गोल, ठीक है, इस तरीके की होती है, और आपने देखा होगा ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से होती है। बाकी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कोई मास, ठीक है, एक कोई बाल्टी वाल्टी लटका देते हैं, ठीक है, बाल्टी वाल्टी लटका देते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए, और यहाँ से हम इसको खींच रहे होते हैं, है ना, यहाँ से हम इसको खींच रहे होते हैं, इस तरीके से हम इसको पीछे की तरफ खींचते हैं, पानी ऊपर आता जाता है, ऊपर आता जाता है, ऊपर आता जाता है, इसी को हम लोग पुली बोलते हैं, जिसके बारे में हमें एक तरीके से इस चैप्टर में समझना है, पढ़ना है, ठीक है, और चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब पुली में क्या है, पुली में भी तो वही सब है, मास है, टेंशन है क्योंकि रस्सी है, ठीक है, बस वही सब है, इसलिए यहाँ पर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हम जो पुली पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम ऐसा पढ़ेंगे कि जो रियल वाली पुली होती है ना, उसमें एक तरीके से रस्सी रस्सी और जो वो जो गोल गोल होता है ना ऊपर, ठीक है, रिम, इसको हम प्यार से रिम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम रिम बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा पढ़ेंगे कि जो वो जो रिम होता है ना और जो रस्सी होता है, उनके बीच में एक तरीके से फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, बस वो एज इट इज़, और वो ना घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रोटेशन ऑफ रिम को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस वाली पुली में हम लोग रोटेशन ऑफ रिम को निगलेक्ट कर देते हैं। मतलब जो रियल वाली पुली होती है उसमें आपने देखा होगा पिक्चरों में या फिर रियल में, कि जब हम पानी निकालने के लिए उसे एक तरीके से रस्सी से ऐसे खींच रहे होते हैं तो वो पूरी घूमती है, ठीक है, उसमें रस्सी लपट रही होती है और वो पूरी घूमती है, ठीक है। तो वो जो रिम होती है, ये जो गोल गोल होता है ना, ये जो गोल गोल होता है इसको हम रिम बोलते हैं, ठीक है, वो जो पूरी रिम होती है वो घूम रही होती है, ठीक है। बट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में हम इस रोटेशन ऑफ रिम को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, ताकि हमें अभी सवाल करने में दिक्कत ना आए। इसको हम लोग एक्चुअल में कंसीडर कब करते हैं, जब हम रोटेशन मोशन पढ़ते हैं, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, तब आप समझ लेना, ठीक है। रोटेशन ऑफ रिम को हम निगलेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, जो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन बिटवीन रोप, जो रस्सी होती है, रोप एंड रिम, उसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो रस्सी के साथ में वो एक तरीके से रिम घूम रही होती है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बस आप ये एक तरीके से दिमाग में रख लो कि रोटेशन ऑफ रिम को निगलेक्ट करते हैं, उसका घूमना हम कंसीडर नहीं करते, हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि पुली एकदम स्टॉप है, ठीक है, पुली एकदम अपनी जगह पे स्टिल है, स्टॉप है, यहाँ पर हमने इसको बांध दिया है, फंसी हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको बांध दिया है, फंसी हुई है, ये घूम नहीं रही है, और हम पानी को निकाले जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो अब जब ये घूम नहीं रही है तो फ्रिक्शन बिटवीन रोप और रिम भी नहीं होगा, ठीक है, इसी तरीके से ये होता है, ठीक है।
इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है, पुली को, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कि ये एक तरीके से हमने गोला सा बना दिया, ठीक है, ये हमने एक तरीके से गोला सा बना दिया और इसको हमने ऊपर की तरफ से फिक्स भी कर दिया, ठीक है। फिक्स क्यों किया है? क्योंकि रियल वाली जो एक तरीके से पुली होती है वो घूमती है, ठीक है, वो घूमती है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो घूमती है इसलिए, ठीक है, ठीक है। बट एक तरीके से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऊपर से इसको फिक्स कर दिया ताकि ये घूमे ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, रोटेशन में हम इसको फ्री कर देंगे, जिसकी वजह से ये भी घूमेगी और रोप भी फ्रिक्शन ऑफर करेगी रिम के साथ, ठीक है। बट अभी के लिए हमने इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक मास, ठीक है, यहाँ पर हम एक मास m1 लगा दिया, यहाँ पर भी हमने एक मास m2 लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, पुली को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे रिम है और ये जो है ये रस्सी है, यानी कि रोप है, ठीक है, और ये क्या है, m1 और m2 हमारे रिस्पेक्टिव मासेस हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। बाकी यार एक चीज़ आपको और इस चैप्टर में ध्यान में रखनी है, ठीक है, एक चीज़ आपको मतलब एक तरीके से याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है, कैसे याद रखनी है, क्या करनी है, अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। कि तीसरी चीज़ तो ये हो गई सिंपल, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मास m2 मास m1, ये रिम हो गया हमारा, ये रोप हो गई, और हम ऐसा फील करेंगे कि ये जो रिम है ये अपनी जगह पे स्टॉप है और रस्सी इसके ऊपर घूम रही है, रस्सी इसके ऊपर एक तरीके से चल रही है, बस सिंपल, और फ्रिक्शन नहीं है रस्सी और रिम के बीच में, ठीक है। अगली चीज़ जो हम यहाँ पर बेसिकली कंसीडर करके चलते हैं वो ये है कि मान लो ये हमारी रिम है, ये हमारी रस्सी है दोनों, ठीक है, ये हमारी दोनों रस्सी है, मतलब यहाँ से पानी निकाल रहे हो, यहाँ से खींच रहे हो, ठीक है, और ये ऊपर से इस तरीके से एक तरीके से फिक्स हो रखी है, ठीक है, ये ऊपर से एक तरीके से फिक्स हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, कि अगर इस वाली रस्सी में टेंशन टी है, ठीक है, अगर इस वाली रस्सी में टेंशन टी है तो इस वाली में भी टेंशन टी होगी, मतलब अगर रस्सी सेम तो टेंशन सेम, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आगे के जो चैप्टर हमारे चलेगा पूरा, ठीक है, उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर रस्सी सेम है तो इसका मतलब उनमें जो टेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। अगर रस्सी सेम तो टेंशन सेम, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, अगर ये टी है, ये टी है, ठीक है, अगर ये टी है, ये टी है, क्योंकि रस्सी सेम है, एक ही रस्सी को हमने लपेट रखा है तो टेंशन भी सेम हो गई, तो ये जो ऊपर वाली आएगी ना ये टूटी आ जाती है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अभी के लिए इसको याद कर लेना, रोटेशनल मोशन में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है। करने को तो यार यहाँ भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा फिर उसमें, ठीक है, हमें आगे आगे कांस्टेंट मोशन में जाना पड़ेगा, उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखो कि अगर इस वाली रस्सी में टेंशन टी है तो रस्सी सेम तो टेंशन सेम, तो इसमें भी टेंशन टी, तो इस वाली में क्या हो जाएगी, टेंशन टू टी हो जाएगी, ठीक है, टी टी टू टी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर याद रखते हैं और ये चीज़ एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है हमें सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पुली का मतलब बेसिकली सिंपल इतना सा होता है, पहली बात रोटेशन ऑफ रिम को निगलेक्ट करेंगे, फ्रिक्शन बिटवीन रोप और रिम को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा, रस्सी सेम होगी तो टेंशन सेम होगी और टी टी टू टी हो जाएगा, ठीक है, टी टी टू टी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है हमारा पुली का एक्सप्लेनेशन, पुली का मतलब भी यही होता है, ठीक है। आगे चल के हम इस अभी अगले पार्ट में हम पुली वगैरह के सवाल करेंगे, एक्सलेशन वगैरह पे आएंगे, कांस्टेंट मोशन पे डिस्कशन करेंगे, सब कुछ करेंगे बहुत ही डिटेल में जाके, ठीक है, और कम समय में कंप्लीट करेंगे जैसा कि अभी तक करते आए हैं। अभी के लिए आप इसको एक तरीके से अच्छे से नोट कर लीजिए और इस बात को ध्यान रखना, रस्सी सेम तो टेंशन सेम, टी टी, और ऊपर क्या आ जाएगा, जो बीच वाला निकलेगा वो हो जाएगा टू टी, ठीक है, इस बात का ध्यान। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस पे, जो कि है क्वेश्चंस ऑन एक्सेलरेटेड सिस्टम, ठीक है। मतलब यार अभी तक जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने थ्योरी की बात करी है, उसमें हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस की बात करी है, उसमें हमने फोर्स की बात करी है और उसमें हमने काफ़ी सारी, हमने उसमें एक दो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन वगैरह की भी बातें करी हैं, ठीक है। बट यार अभी तक हमने डिफरेंशिएशन की भी बातें करी हैं, बट अभी तक हमने एक्सेलरेशन के ऊपर बात नहीं करी है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में मैं आपका जो एक्सेलरेशन वाला डर है ना उसे ख़त्म करूँगा कि किस तरीके से, हाँ हमने एफबीडी के ऊपर भी बात कर ली, हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर भी बात कर रही, बट यार जो एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में हमसे एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए या किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को मिक्स किया जाए, ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हमने यार एक चीज़ पढ़ी थी कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए होता है। ये चीज़ सही भी होती है, गलत भी होती है, ठीक है। ये चीज़ पूरी तरह से सही भी नहीं है
पूरी तरह से गलत भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तभी तक सही है जब तक मास कांस्टेंट है। तो आपने जैसा कि देखा है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें मैंने मास को कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। और आगे आने वाली फिजिक्स में मतलब हम लोग जब तक क्वेश्चन में कुछ कहा ना जाए तब तक हम लोग मास को कांस्टेंट ही मानते हैं। मास एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट है तो हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक टॉपिक के लिए F इज इक्वल टू एम ए वैलिड है, ठीक है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि F इज इक्वल टू एम ए जो होता है ना, इसको लिखने का तरीका पता है क्या होता है? इसको लिखने का तरीका होता है कि जो किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है एफ नेट, ठीक है, लगने वाला जो नेट फोर्स है एफ नेट एक्सटर्नल, वो हमेशा बराबर होगा मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ठीक है। और कभी भी अगर हमें किसी भी सवाल में, ठीक है, अगर एक तरीके से किसी भी सवाल में हमको एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पूछ ले तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी निकालने का तरीका होता है एफ नेट एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब जिस बॉडी का आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो उसका मास, ठीक है। तो अभी हम इन सवालों में यही करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी को बराबर करेंगे एफ नेट एक्सटर्नल डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी के, ठीक है। यानी कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, अब से आप ध्यान रखना, ठीक है, अब से आप डायरेक्टली इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में मैं आपसे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पूछूं तो आपके दिमाग में हमेशा एफ नेट बाय एम आना चाहिए, एफ बाय एम नहीं आना चाहिए, एफ नेट बाय एम आना चाहिए, मतलब लगने वाला जो नेट फोर्स है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेट क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन नेट आता है एफ नेट बाय एम, एम ऑफ बॉडी, ठीक है। एक्सेलरेशन नेट ऑन द बॉडी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एफ नेट ऑन द बॉडी डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेट फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ले लेते हैं जिनसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, 2 किलोग्राम का ब्लॉक रखा, इस पर मैंने आगे की तरफ 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं इस वाले ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन बता दो, तो एक्सेलरेशन नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट बाय एम। एफ नेट आगे की तरफ फोर्स 6 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो 6 न्यूटन, ठीक है, 6, ठीक है, नेट फोर्स 6 हो गया और डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी 2 हो गया, तो ये आ जाएगा 3। एक्सेलरेशन नेट कितना आ जाएगा 3, या फिर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो। अगर आपको वेक्टर में लिखना है तो आगे की तरफ फोर्स 6 आई कैप लग रहा होगा तो ये 3 आई कैप आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला सवाल आप होमवर्क से करना कि 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन नेट बता दो, ये आप होमवर्क से करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, ठीक है, तब भी मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन नेट हमने क्या पढ़ा है, एफ नेट बाय एम। तो कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3/5 कर देंगे, कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2/5 कर देंगे, लेकिन जिसने ये चीज़ ध्यान में रखी होगी कि एक्सेलरेशन नेट का फॉर्मूला होता है एफ नेट बाय एम, मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है 3 आई कैप आगे की तरफ, और ये जो दूसरा फोर्स लग रहा है ना 2 न्यूटन, ये पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो पीछे की तरफ मतलब नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर कितना लग रहा होगा 1 न्यूटन का, यानी कि -2 आई कैप डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, तो ये आ जाएगा 1/5 आई कैप, ठीक है। इस तरीके से एक्सेलरेशन नेट का फॉर्मूला ये आ गया, वेक्टरली भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस वाले सवाल में इसको आप होमवर्क में करना, ठीक है, कि 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, आगे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ 2 न्यूटन लग रहा है, इसकी एक्सेलरेशन बता दो कितनी होगी, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो इसमें वही करना है, नेट फोर्स बटे मास इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है, इसमें कोई 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे आगे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में आप क्या करोगे, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना निकालोगे, मतलब नेट एक्सेलरेशन कितना निकालोगे, तो एक्सेलरेशन नेट वही तो होगा हमारा एफ नेट बाय एम। अब एफ नेट क्या है, आगे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, डिवाइड बाय मास 5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ 0, यानी कि एक्सेलरेशन नेट 0 आ जाएगा, यानी कि ये बॉडी मूव नहीं करेगी, ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन निकालो तो एफ बाय एम मत करो, एफ नेट बाय एम करो, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने जो समरी सीखी वो यही सीखी, यहाँ से हमने जो फाइनली सीखा वो यही सीखा कि जो एक्सेलरेशन नेट निकालने का फॉर्मूला होता है वो पता है क्या होता है, वो होता है एफ नेट ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमेशा नेट फोर्स से ही हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है।
बाकी कोई मेरे से यहाँ पर ऐसे पूछ सकता है कि सर आपने बस ये वाला फोर्स दिखा दिया, आपने mg नॉर्मल को क्यों नहीं कंसीडर किया, वो भी तो लग रहे होंगे क्योंकि ग्राउंड पे रखा हुआ है। हमने उनको इसलिए कंसीडर नहीं करा क्योंकि कभी भी जो एक्सलेशन आता है ना, वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आता है, इसलिए मैंने एफ नेट एक्सटर्नल लिखा था, आपको याद होगा भी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, 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 जो बाहर की तरफ से लग रहा है, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस वो होते हैं जो अंदर ही अंदर लग के कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड पे ही हो रहा है सब कुछ, नीचे की तरफ 20 न्यूटन का mg लग रहा होगा, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, तो उसने ऐसा कोई एक्सलेशन प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि mg और नॉर्मल आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। फ्रिक्शन को हमने यहाँ पर कंसिडर किया नहीं, तो फ्रिक्शन पीछे लग जाता। फ्रिक्शन अभी हमने पढ़ाया नहीं है, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो हम इन सवालों में फ्रिक्शन भी लगा के आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी के लिए नेट एक्सलेशन निकालने का तरीका ऐसा होता है, आप इस बात का ध्यान रखो, और इन दोनों क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करके लेके आना, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में। आई थिंक आपने एक्सलेशन निकालना तो सीख ही लिया होगा। एक्सलेशन निकालने के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है, एफ नेट बाय एम, सिंपल, ठीक है। एफ की जगह हमेशा नेट फोर्स रखनी है, एक्सलेशन हमेशा नेट एक्सलेशन आएगा पूरे सिस्टम का, और मास उस बॉडी का रखना है जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर पूरे का कैलकुलेट कर रहे हो तो पूरे सिस्टम का मास रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट प्रोफाइल पे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पुली का मतलब समझा था, पुली का मतलब सीखा था, टी टी टू टी समझा था, ठीक है। उसके ऊपर अब हम सवाल देख लेते हैं, किस तरह के सवाल हमसे जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जनरली कैसे हमारी सोच होनी चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए, वो हम आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है, और सवालों को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों क्वेश्चन में अभी 2-3 क्वेश्चन में और लेके आऊँगा, इन दोनों क्वेश्चन में आपको बस इतना करना है, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको यहाँ पर फाइंड m सो दैट होल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, मतलब हमें m की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, ठीक है, जिससे कि जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है। m का, ठीक है, और बाकी इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये m मास का ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है, और ये पुली वाला सिस्टम है पूरा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम उस चीज़ पे आते हैं जो चीज़ हमने सीखी थी, ठीक है। हमने क्या सीखा था, टी टी टू टी, ठीक है। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, ठीक है, कि मान लो इस वाली ये जो रिंग स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें टेंशन टी है, ठीक है, इसमें टेंशन टी है, तो इसमें भी टेंशन टी होगी, रस्सी सेम तो टेंशन सेम, इसमें टेंशन हो जाएगी 2t, ठीक है, 2t हो गई। अगर इसमें 2t है तो इसमें भी 2t रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 4t। कुछ समझ में आया? हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलो, मतलब अपने दिमाग का कुछ इस तरीके से यूज़ करो कि हम टी टी टू टी पे आए, हम टू टी से टी पे ना जाएं, ठीक है, इस तरीके से समझो, टी टी टू टी, टू टी टू टी 4t, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमें कुछ इस तरीके से मानना है कि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे, नहीं तो हमें फिर हाफ में आना पड़ेगा, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर टेंशन टी मान लेता, तो यहाँ पर मेरे को t/2, यहाँ पर t/2 माननी पड़ती, यहाँ पर t/4 माननी पड़ती, यहाँ पर t/4 माननी पड़ती, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी बेकार हो जाती, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से चुना, यहाँ पर मैंने, या फिर मैं यहाँ पर t मानता, तो यहाँ पर t, यहाँ पर t, यहाँ पर 2t, यहाँ पर t है तो यहाँ पर t/2, यहाँ पर t/2, तो उतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसी कारण मैंने यहाँ माना t t 2t 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 4t, ठीक है, सिंपल। अब क्या बोला है, m की वैल्यू बता दो जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे मतलब ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो 2t ऊपर लग रहा है, तो पहली बात तो 2 किलोग्राम है, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, g की वैल्यू 10 दे दी, तो नीचे की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो 2t की वैल्यू मैंने बराबर कर दी किसके, 20 के। तो यहाँ से जो टेंशन की वैल्यू निकल के आ गई स्ट्रिंग में, वो कितनी आ गई, 10 न्यूटन की आ गई, ठीक है। टेंशन आ गई हमारी 10 न्यूटन, ठीक है। आपको अगर कैलकुलेट करना था आप यहाँ से भी कर सकते थे, 1 किलोग्राम का ब्लॉक, नीचे 10 न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ से टेंशन भी 10 न्यूटन आ गई, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टेंशन की वैल्यू 10 आ गई। अब ये जो ब्लॉक है बेसिकली इसका मास क्या है, m, तो यहाँ पर लगा दो, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू मैंने बराबर कर दी किसके, mg के, और उसी टेंशन की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 10 न्यूटन निकाली थी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली g की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो m इंटू 10 बराबर 10, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 किलोग्राम, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करते हैं, बस आपको टी टी टूटे लगाना आना चाहिए। उसके बाद आपके सामने मैं कितना ही खतरनाक सवाल रख दूँ, आप एज इट इज़ ऐसे ही आसानी से करके ले जाओगे, ठीक है, सिंपल। बाकी इस वाले क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं, या होमवर्क करोगे, ठीक है, होमवर्क में ट्राई करना इसको एक बार कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकाल लें, इसी तरीके से होगा बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। हिंट मैं दे देता हूँ, यहाँ पर टी मानो, ठीक है, टी टी टू टी 4t 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 8t, ठीक है, सिंपल।
कई सवालों में आपसे ये पूछ लेगा कि बता दो सीलिंग पे कितना जोर लग रहा होगा, सीलिंग पे कितनी टेंशन होगी, या फिर क्योंकि ये सीलिंग ही तो है, ये दीवार ही तो है, मतलब ये एक तरीके से हमारी छत ही तो है। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ लेगा कि यहाँ पर मैंने एक बंदा खड़ा कर दिया, वो कितनी फोर्स से इसको खींच रहा होगा जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, तो वो 40 से खींच रहा होगा, क्योंकि 40 उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा तो वो भी 40 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दीवार पे कितना मतलब सीलिंग पे कितना फोर्स लग रहा होगा 40, और 40 टी की वैल्यू 10 है, तो 40 का मतलब 40 न्यूटन, यानी कि सीलिंग पे जो फोर्स बेसिकली इस पूरे सिस्टम के द्वारा ऑफर किया जा रहा होगा वो 40 न्यूटन का किया जा रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये तरीका होता है इन सवालों को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को आप करना होमवर्क में, यहाँ टी मान लेना, टी टी टू टी, टू टी 40, 40 80, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन करने का सिंपल अप्रोच है, सिंपल तरीका है। आइए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, एक मैं कराऊंगा एक होमवर्क, एक मैं कराऊंगा एक होमवर्क, ऐसे ही चलते हैं और अपने इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो गाइस, फाइनली हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 भी कंप्लीट किया। इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्द आएगा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए स्मार्ट स्टडीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू लव द कंटेंट। इस चैनल को यार अपना प्यार दिखाइए, अपना सपोर्ट दीजिए, और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए।